नमस्कार। आज आवर वॉइस में चर्चा के लिए मौजूद हैं चंद्रशेखर जी, जो कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नॉर्थ ईस्ट रेलवे के जोनल सेक्रेटरी हैं। हम इनके साथ कई मुद्दों पर बात करेंगे। जी चंद्रशेखर जी, जी नमस्कार। आवर वॉइस में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपको। जी चंद्रशेखर जी, पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि कोरोना जैसी जी महामारी से हर क्षेत्र प्रभावित जी है। इस बीच जी जोखिम उठाकर रेलवे कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा जी के लिए आप क्या सुझाव देंगे? और सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं वह कितना सही और पर्याप्त है? चंद्रशेखर जी। जी जी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आवर वॉइस को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया ये मीटिंग करने का। इससे बहुत सारे लोग सुन करके लाभान्वित भी होंगे। जी जी मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना वैश्विक बीमारी है, पूरे विश्व में फैली हुई है और उसी के साथ साथ पूरे भारत में भी बुरी तरह से व्याप्त हो चुकी है। जी बिल्कुल। और इस बीमारी का आज तक इलाज नहीं बन सका, कोई मेडिसिन नहीं तैयार हो पाई। जी लेकिन हमारे कर्मचारी जो भारतीय रेल के कर्मचारी हैं, वह किसी भी विषम परिस्थितियों में कार्य करते रहते हैं, चाहे वह युद्ध का माहौल हो, चाहे वह बाढ़ की विभीषिका हो, चाहे वह कोरोना जैसे महामारी की बात हो। जी सही। कभी भी रेल कर्मचारी रेलवे को बंद करके कभी बैठा नहीं, किसी भी परिस्थिति में रेल चलती रही है। इसके लिए तो पूरे देश को रेल कर्मचारियों को कम से कम शाबाशी देनी चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। रही बात है कर्मचारियों के बचाव के लिए, तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, सरकारी कर्मचारी जो रेल कर्मचारी हैं, भारत सरकार के गाइडलाइन का पालन करें। जी और जिसमें मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, सुरक्षा के उपाय अपने खुद ही करें, जैसे मास्क लगा करके रखें, हाथ को बार बार साबुन से धोएं और कोई इस प्रकार का कार्यक्रम न करें या किसी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम में जाने से खुद ही बचें। शारीरिक दूरी बना करके रखें और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो खाद्य पदार्थ हैं उनका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। जी साथ ही योग और प्राणायाम भी करें ताकि शारीरिक स्फूर्ति बनी रहे और फेफड़ों को पूरा ऑक्सीजन मिलता रहे। इन सब चीजों को अपनाने से मैं समझता हूं कि कर्मचारी ही नहीं, आम आदमी भी इससे बीमारी से बच सकता है। अब रही बात सरकार की, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अपने स्तर से बड़ा प्रयास किया है। जी हो सकता है कि उनका प्रयास ठीक हो, लेकिन आम जनता इसमें बहुत बुरी तरह से पीस रही है। जैसा कि आपने देखा कि लाखों लाखों लोग दूसरे प्रांतों से दूसरे प्रांतों को ट्रांसफर हुए, पलायन कर गए और उस पलायन की प्रक्रिया में तमाम लोग रास्ते में मारे गए, तमाम लोगों को कष्ट उठाना पड़ा, यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को अपने कंधों पर बिठा करके ले जाना पड़ा। कई महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं थी, उनके बच्चे पैदा हो गए सड़कों पर मजबूरी में। जी आपने अभी देखा होगा कि एक 13 साल की बच्ची गुरुग्राम से समस्तीपुर बिहार तक साइकिल पर अपने पिता को बैठा करके लेकर के गई मजबूरी में। तो ये जो स्थिति पैदा हुई, ये सरकार की अदूरदर्शिता मैं कहना चाहता हूँ। सरकार को चाहिए था कि जो जहां पर है वहीं पर रोक दिया जाए। और मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया था जनता से कि आप जो जहां पर है वहीं रुक जाए, वह कहीं जाने का प्रयास न करे। लेकिन जनता तो मजबूर थी ना, भूखों मरने से तो अच्छा अपने घर पहुंच जाए। जनता को सरकार ने रहने और खाने की जो समुचित व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से जनता को अपने घरों को, अपने प्रदेशों को, अपने गांव को पलायन करना पड़ा। और ये जो कोरोना की महामारी की विभीषिका जिसको कहा जाए, ये बुरी तरह से जो व्याप्त हुई है, इसी के कारण व्याप्त हुई है कि देश के कोने कोने में जब लोग
दूसरी जगहों से दूसरी जगहों पर जाने लगे, तब जाकर के कोरोना बुरी तरह से पूरे देश में फैल गया। आज कोरोना की स्थिति है पूरे देश में 36,84,339 कोरोना के कुल मरीज हैं और नए मरीज 78,512 पाए गए हैं। 24 घंटे में 971 मौतें हुई हैं पूरे देश में। कुल मौत 65,427 लोगों की हो चुकी है और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इसके लिए और कारगर उपाय करने का प्रयास करें। जैसा कि 500 मरीज जब थे, भारत सरकार ने लॉकडाउन किया और तमाम कड़े उपाय किए जिससे लोग सड़कों पर ना आए। लोगों की पिटाइयां भी हुई सड़कों पर पुलिस के द्वारा, बहुत बुरी तरह से लोग मार खाए सड़कों पर जाने पर। लेकिन आज जब 30 लाख 36 लाख कोरोना के मरीज हो गए हैं तो मैं देख रहा हूं कि कई प्रांतों में पूरी तरह से ढील दे दिया गया है और लोग सड़कों पर बेशुमार भीड़ देखने में, सड़कों पर चाहे वह दवाओं की दुकान पे हो और अन्य जनरल मर्चेंट की दुकान पर हो, फल की दुकान पर, ये सारी जगहों पर बुरी तरह से भीड़ पहुंच चुकी है। और इसके कारण ये बीमारी, अगर WHO या जो भी भारत सरकार के गाइडलाइन है कि ये बीमारी ट्रांसफरेबल है, तो ये भीड़ में जाने से लोगों के ट्रांसफर हो रही है। इस पर सरकार को काबू पाना चाहिए और सरकार को आम जनता के रहने और खाने की व्यवस्था उसके घर में या वो जहां रह रहा है वहां करनी चाहिए, ताकि उस आदमी को वहां से निकलने की जरूरत नहीं पड़े। मैं समझता हूं कि सरकार इस कार्य को करे तो ज्यादा कारगर होगा भारत में इस बीमारी को रोकने के लिए। जी बिल्कुल जी। चंद्रशेखर जी, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा मतलब सामने आ रहा है, जैसे कि रेलवे के निजीकरण की योजना की जो बात सामने आ रही है। एक चीज और मेरा छूट रहा है, मैं जी बताएं सर। एक चीज और मैं बताना चाहता था जी कि एक तरफ तो कोरोना महामारी से पूरे देश में त्राही मची हुई है, जनता परेशान है, मर रही है, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारें या भारत सरकार अपने स्तर से राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान ये जो करवा रही है, मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था। जब भारत सरकार धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेगी, प्रधानमंत्री स्वयं भाग लेंगे, मुख्यमंत्री भाग लेंगे, राज्यपाल भाग लेंगे, तो आम जनता तो जरूर जाना चाहेगी। आप भले उसको मीडिया पर ना दिखाएं, लेकिन भीड़ तो लगता है वहां पे। और सरकार को अस्थिर करने में जिन लोगों का हाथ रहा है, उन लोगों का भी दोष इसमें कहा जाना चाहिए कि वहां पर हजारों हजार की भीड़ लग रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे अन्य जगहों पर हो। मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात कहना यहाँ आवश्यक हो जाता है कि जो राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उससे भी तो कोरोना की बीमारी ट्रांसफर हो रही होगी। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार इन सब चीजों पर ध्यान न देकर के सिर्फ और सिर्फ आम जनता, जो रोज कमाने और खाने वाले लोग, हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, उनको ज्यादा परेशानी में सरकार डाल रही है। अभी जो लॉकडाउन बीच बीच में हो रहा है, उसमें जो ठेले वाले, खोंचे वाले हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जिनके बच्चों को रोज रोटी तभी मिलती है जब उनका परिवार कमा करके आता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर ही सिर्फ रोक लग रही है और बड़े लोगों पर कोई रोक नहीं लग रही है। तो इसमें आम जनता परेशान ज्यादा हो रही है, जिसका ध्यान सरकार को देना चाहिए। और एक चीज और मैं इसके साथ ही साथ में कहना चाहता हूं, बहुत विभत्स स्थिति इस देश में आ चुकी है कि कोरोना महामारी में हॉस्पिटलों में इलाज करने के लिए हमारे लोग जा रहे हैं, जनता जो देश की जा रही है, वहां अनगिनत जगहों पर हम लोगों ने देखा है कि किडनी निकालने की घटनाएं आ रही हैं। किडनी और जो अन्य आवश्यक अंग हैं जिनका कि प्रत्यारोपण किया जा सकता है दूसरे शरीरों में, उसको निकाल लिया जा रहा है। ये तरह तरह की शिकायतें आ रही हैं। बहुत सी जगहों के पर इलाज के अभाव में लोग मर जा रहे हैं। एक एक दिन में 1-1 लाख रुपया जो प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसको भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य राज्य सरकारों ने नामित कर रखा है इलाज करने के लिए, वे लोग लाखों रुपए ले रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने तो ये कहा है कि जो भी इलाज करवाएगा उसका पैसा हम भारत सरकार के खाते से उसको दिया जाएगा, लेकिन जो आम जनता है वह इलाज के बिना तड़प रही है, परेशान हो रही है। पैथोलॉजी का भी बहुत बुरा हाल है। एक पैथोलॉजी में आप अगर
10 बार जाएंगे तो 10 बार में 5 बार नेगेटिव बताएगा और 5 बार पॉजिटिव आपको बता रहा है। ये भ्रम की जो स्थिति है, इससे जनता और ज्यादा डरी हुई है। भारत सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि पैथोलॉजी और जो सरकारी अस्पतालें हैं, जिन अस्पतालों को सरकार ने चिन्हित किया है इलाज कराने के लिए, उनके ऊपर अपनी नजर रखें ताकि उनका इलाज समुचित रूप से हो सके, जनता को राहत मिल सके। चंद्रशेखर जी, अब जरा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैसा कि रेलवे के निजीकरण की योजना की जो बात सामने आ रही है, यह किस हद तक देश हित में है या नहीं है, तो संगठन, आपका जो संगठन है, इसे रोकने के लिए क्या कर रहा है? आपका कोई आंदोलन संगठन की तरफ से? जी हाँ, देखिए, देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, विदेशी कंपनी, और उसने पूरे देश को गुलाम बना लिया था। आज स्थिति यह है कि भारत के जो चंद पूंजीपति हैं, उनके हाथों में भारत सरकार के सरकारी प्रतिष्ठानें बेची जा रही हैं, दी जा रही हैं जी, जिससे स्थिति आने वाले समय में बहुत ही भयावह होगी। हमारी जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन है, जिसके केंद्रीय महामंत्री माननीय श्री अशोक कुमार जी और केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री BR भैरवा साहब हैं, उनके निर्देशन में हम लोग लगातार पूरे देश में जगह जगह इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं अपने स्तर से, और भारत सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस निजीकरण से इस देश को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। आप देखेंगे कि विश्व में कई देशों में, जिनका कि पिछले वर्षों में निजीकरण किया गया था सरकारी प्रतिष्ठानों का, उसको वापस फिर सरकारीकरण उसका किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। तो आज जो निजीकरण हो रहा है, इसका तो हम सीधा सीधा विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें कई चीजें आती हैं। एक चीज तो ये कि ये जो भारत के सरकारी प्रतिष्ठान है, उनको चंद पूंजीपतियों के हाथ में देकर के देश की जनता को गुलाम बनाया जा रहा है, ताकि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक व्यवस्था दी थी कि कार्य के घंटे जो 12 घंटे 14 घंटे अनियमित रूप से जो श्रमिकों से लिए जा रहे थे, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून बना करके रोक लगाया था और 8 घंटे कार्य के 8 घंटे सुनिश्चित कराया था, और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी सुनिश्चित कराई थी। जब ये निजीकरण हो जाएगा तो ये पूंजीपति फिर अपने हिसाब से काम लेना शुरू कर देंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम काम नहीं करेंगे, और छोटी छोटी बातों पर आपको निकाल करके बाहर करेंगे तुरंत। आपका और आपके परिवार का कोई सिक्योरिटी नहीं रह जाएगी। तो इसका हम लोग सीधा निजीकरण का विरोध करते हैं। इसके साथ दूसरी बात जो कहना चाहते हैं कि हम लोगों को ये लगता है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ये लगता है कि जो भारत सरकार में आरक्षण विरोधी तत्व बैठे हुए हैं, वह लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार के प्रतिष्ठानों का निजीकरण किया जाए, ताकि उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी, तो वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। निजीकरण की बात जब पिछले दिनों कांग्रेस के सरकार में भी चल रही थी, जब मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात तो छोड़िए, जो सरकारी क्षेत्र में आरक्षण था उस पर भी कुठाराघात हो रहा है, उसको भी एक तरह से बंद कर दिया गया है। आरक्षण प्राय समाप्त कर देने का पूरी पुरजोर कोशिश है आरक्षण विरोधियों की, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति के जो चंद लोग इस सरकारी नौकरी में आरक्षण पाकर के, जिनके शरीर पर कपड़े और सर के ऊपर छत और हाथ में जो रोटी आई है, वह भी छीनने का प्रयास किया जा सके, इसके लिए निजीकरण किया जा रहा है। हम सभी लोगों का ये मानना है, हमारी ये मांग है कि भारत सरकार इसी निजीकरण को तत्काल रोके, क्योंकि आप देखते हैं कि भारत सरकार में एक सफाई वाले को मिनिमम 18,000 रुपए सैलरी मिल रही है, लेकिन वही निजीकरण की व्यवस्था जहां पर लागू हो रही है, वहां पर 3-4 हजार 5 हजार दे करके श्रमिकों से काम कराए जा रहे हैं। तो 4,000 रुपए में जो व्यक्ति काम करेगा, वो उसका क्या नजरिया होगा, किस तरह से वो काम करेगा, कितनी ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि 4,000 रुपए में वो अपना पेट नहीं पाल पाएगा, अपने परिवार के पेट की तो बात छोड़ दीजिए आप। तो 4,000 रुपए में वह सिर्फ और सिर्फ काम नहीं करेगा, काम चोरी करेगा, बल्कि वह सरकारी चीजों की चोरी भी करेगा, ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके, इसके लिए वो मजबूर होगा। और निजीकरण में जो ठेकेदार जो काम ले रहे हैं, उनको पूरा पारिश्रमिक भी नहीं दे रहे हैं, उनको वेतन भी नहीं दे रहे हैं, उनका इस तरह से भी उत्पीड़न किया जा रहा है। इसलिए निजीकरण किसी भी हालत में भारत देश के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है।
और भारत सरकार को इसको वापस ले लेना चाहिए तत्काल, ताकि भारत की जनता राहत का सांस ले सके। क्योंकि भारत सरकार के जितने प्रतिष्ठान हैं, एयरपोर्ट है, भेल है, कोल इंडिया है, एयर इंडिया है, ये सारी चीजों का तो निजीकरण हो चुका था। अब भारतीय रेलवे जो भारत देश की जो रीढ़ कही जाती है, उसका भी निजीकरण अगर आप कर देंगे तो पूरे देश का बंटाधार हो जाएगा, ये समझ लीजिए। निजीकरण से किसी को लाभ नहीं होगा, भारत सरकार को फिर वापस इसी पर आना पड़ेगा, लेकिन तब भारत सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, तब वापस आएगी भारत सरकार। चंद्रशेखर जी, कोई बड़ा आंदोलन आप लोग करने जा रहे हैं? कोई अगले महीने में सुनने में आ रहा है, 24 सितंबर को शायद, जी हाँ, इसी महीने में। जी हाँ, जी हाँ। हमारी केंद्रीय कमेटी के माननीय अध्यक्ष और केंद्रीय महामंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ पूरे भारतीय रेलवे पर, जो हमारा एसोसिएशन है वहां पर, कि 24 सितंबर को हम लोग देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे अपने अपने मुख्यालयों पर। और विरोध प्रदर्शन करके हम लोग ये भारत सरकार को, केंद्र सरकार को और रेल मंत्रालय को ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम इसका विरोध करते हैं किन किन कारणों से। हम इसका विरोध पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था, 19 सितंबर को देशव्यापी प्रदर्शन किया था सभी मुख्यालयों पर, और इस प्रकार का प्रदर्शन हम फिर करेंगे। और इसमें हम तमाम सामाजिक संगठनों को भी इन्वॉल्व करेंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे, क्योंकि देश की जनता त्राही त्राही कर रही है और अपनी आवाज भारत तक पहुंचाना चाहती है। इसलिए जनता तैयार है पूरी तरह से, और हम जनता का सहयोग लेकर के ये एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, ताकि भारत सरकार को ये हम लोग बता सकें कि यह निजीकरण कितना घातक है इस देश के लिए। और हम इसमें निवेदन करते हैं, हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने निवेदन किया है, इस देश में जो ट्रेड यूनियन हैं उनका भी सहयोग हमको मिल सके, और जो सामाजिक संगठन हैं, अन्य जो जनता की भलाई के लिए कार्य करने वाली जितने भी संगठन हैं, सबसे हम सभी लोग अनुरोध करते हैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से कि वह सब हमारा सहयोग करें और एक बड़ा प्रदर्शन हम इस आपके सहयोग से कर सकें इस देश में। जी चंद्रशेखर जी, ये जो रेलवे के जो 5 प्रिंटिंग प्रेस बेच दिए गए, इसका क्या प्रभाव पड़ा है? जी चंद्रशेखर जी। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो प्रिंटिंग प्रेस पहले जो स्थापित किया था, उससे प्रिंटिंग प्रेस में जो रेलवे के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, इंक्लूडिंग पास एंड PTO टिकट, ये सारे चीजों की छपाई उस पे होती थी। उसकी सीक्रेसी लीक नहीं होती थी, कहीं पे कोई फोर्जरी नहीं होती थी। अभी जो भारत सरकार ने प्रिंटिंग प्रेसों को बंद किया है, इससे ये दिक्कतें आने लगी हैं ऑफिसों में कि अब वो अपनी जो जिन चीजों की छपाई कराना चाहते हैं उसको सीधे सीधे मार्केट में भेज रहे हैं। तो जो रेलवे की जो सीक्रेसी है वो तो लीक होगी आपके निजीकरण में, तो ये एक तरह से उसका भी निजीकरण किया गया है। और जो चीजें हम छाप करके देते थे अपने प्रिंटिंग प्रेसों में, वो न तो वो क्वालिटी मिल रही है और न वो क्वांटिटी दे पा रहे हैं मौके पर। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे प्रिंटिंग प्रेस गोरखपुर में है, मैं वहां का स्वयं कर्मचारी रहा हूं। हमने देखा है कि जब रेल मंत्री का दौरा, जब बिहार के रेल मंत्री हुआ करते थे, जब दौरा इस क्षेत्र में होता था उनका, तो सडनली निर्देश आता था, डायरेक्शन आता था कि शाम को छपाई होगी, रात में रुक करके छपाई करेंगे कर्मचारी, और सुबह जो है चाहे लिफलेट हो, पंपलेट हो, कुछ भी हो, वो सारे डॉक्यूमेंट जो तैयार होकर के जिनकी जरूरत रेल मंत्री को अपने जनसभाओं में जरूरत पड़ती या उद्घाटनों में जरूरत पड़ती थी, उसको तैयार करके हम लोग सुबह तक पहुंचवाते थे वहां पर। आज स्थिति यह है कि सडनली अगर आप कोई चीज मांगेंगे तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, वो प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, और तत्काल आपको रात भर में छपाई करके उस क्वालिटी की छपाई आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीजें, और मैं समझता हूं कि उसका भी निजीकरण इसलिए किया गया कि पूंजीपतियों के जो बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेस हैं उसको लाभ मिल सके, इसके लिए उसको बंद किया गया है। प्रिंटिंग प्रेस के बचाव में गोरखपुर में हम लोगों ने भूख हड़ताल किया हुआ था, तो हमारे जो स्थानीय सांसद थे माननीय
आदित्यनाथ जी जी जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वह हमारी सभा में आए, न बुलाए आए और आकर के हमारे साथ बैठे थे। उनके साथ मीडिया आई थी। हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था कि इस प्रिंटिंग प्रेस को बचाने के लिए आप सहयोग करें। आप इस प्रदेश, इस गोरखपुर के सदर के एमपी हैं, आप चाहेंगे तो ये रुक जाएगा। लेकिन वहां पर उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम आपके मुद्दे को अखबार में देख करके हम आए हैं, आप लोगों ने बुलाया तो नहीं, लेकिन हम अपनी मर्जी से आए हैं। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि ये प्रिंटिंग प्रेस निजीकरण इसका ना हो, ये बंद ना हो और ये पहले की तरह से चलता रहे। लेकिन सरकार में आने के बाद से आप देखेंगे कि इस मुद्दे पर ना तो योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं, आज वो मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे तो भारत सरकार के समक्ष ये मुद्दा रख सकते हैं, रेल मंत्रालय के समक्ष, और इसको करवा सकते हैं। लेकिन इन सभी लोगों का, ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, एक सूत्री एजेंडा है कि पूरे देश के सरकारी प्रतिष्ठानों को पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए। इस एजेंडे पर अगर ये काम कर रहे हैं तो भारत सरकार की, भारत के जनता का भला कहाँ होगा। जब आप विपक्ष में होते हैं तब आप कहते हैं हम इस चीजों को करेंगे और भारत सरकार का विरोध करते हैं। जब आपको स्वयं करने की बात आती है तब आप पीछे हट जाते हैं। आपको याद भी नहीं पड़ता कि गोरखपुर उनका कार्य क्षेत्र है, कर्मस्थली है, धर्मस्थली है, जहां से वो लाखों लाख वोट से जीत करके जाते थे, उस गोरखपुर का प्रिंटिंग प्रेस बंद हो गया। उसके लिए हमारे यहाँ के नेताओं ने कुछ नहीं किया। चंद्रशेखर जी, अब जरा सा जो मुझे एक शिकायतें भी मिलती रहती है शिकायतें कि आपके जो SC ST के जो कर्मचारी हैं उनका जो है कि प्रमोशन जो है रोक दिया जाता है, उन्हें बेवजह दंडित किया जाता है। आपके संगठन के जो पदाधिकारी जो है उन पर भी रेल प्रशासन द्वारा झूठे दबाव मतलब बनाया जाता है, उन्हें झूठे मामलों में जो है कि फंसाने की एक साजिश की जाती है। ऐसे मामलों में जो आप अपने संगठन के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को कैसे सहयोग करेंगे? क्या ऐसे मामलों को भी आप आंदोलन के जरिए उठाएंगे? जी जरूर। मैं ये कहना चाहता हूं इसमें कि आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के बहुत चंद लोग हैं जिन्हें सरकारी नौकरियां मिली हैं जी, और उन सरकारी नौकरियों की बदौलत ही हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ वो भारत सरकार की नौकरी करने की वजह से ही है। हमारे पास न जमीनें हैं, न खेत हैं, न कल कारखाने हैं, न अन्य कोई स्रोत है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकारी नौकरी थी जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा उन्नति कर सके थे। अब जो लोग देश में आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो समाज विरोधी लोग हैं, वह लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इनकी उन्नति पर रोक लगाया जाए और जिसकी वजह से ये सारी चीजें आती है। इसमें रिजर्वेशन का मामला हम छोड़ रहे हैं, इस पे चर्चा जरूर हम करेंगे। लेकिन जो सवाल आपने उठाया उसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितने भी विजिलेंस केस होते हैं, जितने भी इस प्रकार के केसें रेल प्रशासन में जो हो रहे हैं, उत्पीड़न हमारे कर्मचारियों का, हालांकि सामान्य वर्ग के कर्मचारी भी काम नहीं करते हैं या डिनाई करते हैं या अन्य जो चीजें जो रूल फॉलो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए उनके लोग बैठे हुए सभी जगहों पर मदद करते हैं। और अगर उनको पनिशमेंट होता भी है तो छोटा से छोटा पनिशमेंट उसको दे करके उनको बहाल कर दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारी रेलों में तो गैंगस्टर एक्ट काट करके भी लोग आए, जेल से भी लोग आते हैं, उसके बाद भी नौकरी उनको दे दी जाती है। लेकिन एक अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति अगर किसी चीज में इन्वॉल्व होता है, चाहे वह सही है गलत हो, तो जांच का विषय है। और मैंने तो यहाँ विजिलेंस अधिकारियों को यह भी बताया है कि जब विजिलेंस जांच में हमारा कर्मचारी निर्दोष साबित होता है तो फिर आप दोबारा विजिलेंस जांच बैठाते हैं, तो हमें यह लगता है कि प्रेजुडिस होकर के आप जानबूझ करके हमारे कर्मचारी को सताना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, उसको नौकरी से निकालना चाहते हैं, इसलिए दोबारा आप जांच करते हैं। तो यहाँ जो जांच करने वाले लोग हैं और जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी नीति, उनके नियत पर सवाल उठता है, क्योंकि नीतियां तो भारत सरकार ने हमारे लिए बहुत सी नीतियां बनाई हुई, लेकिन लोगों की नीति सही
नजरिया सही नहीं होने की वजह से हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। विजिलेंस में अधिकतर केस हम देखते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का होता है, जो बहुत लंबे समय तक लंबित रहता है और इतना त्रस्त कर देता है उसको कि कर्मचारी नौकरी छोड़ करके भाग जाए, या वो किसी भी तरह से अगर रिटायर हो जाता है तो उसकी ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सारी चीजें रोक ली जाती हैं। तो मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो सामान्य वर्ग में जो समाज विरोधी लोग जो तत्व बैठे हुए हैं, जो नहीं चाहते अनुसूचित जाति के लोगों का डेवलपमेंट हो, इनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ें और सरकारी नौकरियों में आए, इनकी नौकरियां सुरक्षित रहें, ऐसे लोग हमारे लोगों के ऊपर नजर रखते हैं। और अगर छोटी से छोटी चूक कहीं होती है, देखिए गलती है, इंसान से गलतियां होती हैं, मैं मानता हूं गलतियां होती हैं, लेकिन कहीं आप पास पीटीओ बंद करके किसी को छोड़ देते हैं, किसी को वार्निंग दे करके छोड़ देते हैं, किसी को आप सर्विस से निकाल ही देते हैं, अनुसूचित जात का होता है उसको सर्विस से निकाल देते हैं आप। तो ये जो पार्शियलिटी है इसको बंद होना चाहिए। और जहां तक हमारे पदाधिकारियों की बात है तो मैं स्वयं अपनी बात कहता हूं कि जब हम नेतृत्व करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों का, तो तमाम सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के साथ ही साथ अधिकारियों की भी नजर हमारे ऊपर होती है। हम पदाधिकारियों के ऊपर लोगों की नजरें होती हैं, यह अपने वर्ग का नेतृत्व कर रहा है, अगर एन केन प्रकार किसी भी तरह से इसको रोक दिया जाए तो इसके पीछे जो कर्मचारियों की जो भीड़ है, कर्मचारियों का जो विश्वास है वो समाप्त हो जाएगा और कर्मचारियों के लिए हित के लिए कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। इसलिए हमारे पदाधिकारियों को भी जगह जगह पर प्रताड़ित किया जाता है, कहीं पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और कहीं पर सस्पेंड कर दिया जाता है, छोटी से छोटी गलतियों पे कहीं पर मुअत्तल कर दिया जाता है, सर्विस से बेदखल कर दिया जाता है। ये सारी जो भी घटनाएं हैं, मैं तो ये मानता हूं कि जो इस देश की जातीय व्यवस्था है वह चरम सीमा पर है और जन जन में व्याप्त हो चुकी है आज के डेट में। और हर व्यक्ति एक दूसरे को जातीय नजरिए से देखता है, अगर वह कमजोर जाति का, छोटी जाति का है तो किसी भी नुकसान पहुंचाने की बात वह सोचता है। अगर वह नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो अपने नजरिए से वह उसको महसूस करा देता है कि तुम छोटी जाति के हो और छोटे बन करके ही रहो। ये जो जैसे के मामले अजी कोलकाता में भी कई शिकायतें मतलब आई है आपके संगठन के जो ऑफिस मेरठ जो है यहाँ पे है, उनको रेल प्रशासन की ओर से जो ईमानदार है, जो सक्षम है अपने काम में, उनको जो है कि रेल प्रशासन झूठे मामलों में जो है कि कथित रूप से झूठे मामलों में जो है फंसाने की साजिश करती है। तो इसके मतलब लिए आप लोग क्या करेंगे अपने संगठन की तरफ से, कैसे सहयोग करेंगे? देखिए अगर लोकल मामला है, देखिए मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर किसी एक रेलवे की बात है, किसी एक हेडक्वार्टर की बात है, तो हम लोग सक्षम हैं घेराव करके उसको दबाव दे करके सही चीज करने के लिए उसको मजबूर करेंगे। लेकिन अगर उसमें बड़ी संस्थाएं, सीबीआई जैसी संस्थाएं हो और सीबीसी जैसी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं, तो मैं निवेदन करूंगा अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी से कि वो इस मामले को रेलवे बोर्ड के स्तर पर उठाएं और ऊपर की जो भी चैनल एडाप्ट करना हो उसको उस चैनल को एडाप्ट करें। हम किसी भी कीमत पे नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी पदाधिकारी किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी परेशानी में फंसे सरकारी नौकरी की। जी हम निवेदन करेंगे अपने केंद्रीय कार्यकारिणी से इसके लिए, क्योंकि हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी सक्षम है इस चीज में। और केंद्र में जो भी मामले होते हैं, जैसे केंद्र सरकार से संबंधित जो मामला होता है वो केंद्रीय कमेटी हमारी रेलवे बोर्ड में और भारत सरकार के समक्ष उठाने का काम करती है। तो हम निवेदन करेंगे उनसे कि इस तरह के मामलों को रेलवे बोर्ड स्तर पे उठाया जाए, सीबीसी के स्तर पे उठाया जाए, जो भी फोरम हो वहां जाकर के हम लोगों को न्याय मिल सके, इसके लिए हम लोग कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहें। ये मैं निवेदन करूंगा अपने बड़े नेताओं से। जी चंद्रशेखर जी बहुत अच्छा आपने जो है कि आवर वॉइस को आप जो है कि कीमती समय दिया, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक चीज और छूट रही है, जरा सा 1 मिनट का समय और मुझे चाहिए, 1 मिनट का समय मुझे और चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ मैं कहना चाहता हूँ आज जो रिजर्वेशन हमारा समाप्त हो रहा है उस पर हम लोग जरूर चर्चा करें। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जो तादाद है देश में लगभग 30-35 करोड़ की हो चुकी है। सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं, जिसकी वजह से बहुत कम लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। और जिन लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं उन लोगों को पदोन्नति में आरक्षण न दे करके ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है।
आपको जानकारी होगी 2012 में पदोन्नति में आरक्षण के लिए जो बिल पास होना था, तो दिसंबर 2012 में राज्यसभा में इसका बिल पास हो चुका है। कांग्रेस के समय में कांग्रेस ने इस पे चर्चा नहीं कराया और न ही इसको पास कराने में कोई रुचि ली, जिसके कारण उनके समय में ये मामला लंबित रहा। और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहुत सारे आरक्षण विरोधी तत्व ऐसे बैठे हुए हैं जिनको ये मौका मिल गया, वह जा करके जगह जगह पर रिजर्वेशन को बाधित करने का कार्य करने लगे। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो नीचे से हमारा जो कार्यालय है, उस कार्यालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग गलत तरीके चीजों को प्रस्तुत करके और गलत तरीके से शिकायतें कर करके रिजर्वेशन को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाई थी, लेकिन फिर पुनः उसने उसको जारी कर दिया कि नहीं, पुरानी व्यवस्था जब तक इसका न्यायालय से जो अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। और रेलवे बोर्ड ने इसको जारी भी कर दिया है, लेकिन किसी रेलवे में एक क्रियान्वित नहीं हो रहा है। लोग जो जिस पे स्टे हुआ था उसी को लागू कर रहे हैं। मतलब ये कि उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाए, और अलग अलग रेलों में अलग अलग प्रैक्टिस में है। कहीं पे रिजर्वेशन पॉइंट पे दिया जा रहा है, कहीं सीनियरिटी पे दिया जा रहा है, कहीं पे कुछ नहीं दिया जा रहा है, कहीं पे इस मामले को लेकर के लंबित किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार, रेल मंत्रालय इस पे स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी करे कि रेल कर्मचारियों को, अनुसूचित जाति के, जनजाति के रेल कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ किस तरह से, जिस तरह से मिल रहा था उसी तरह से पुनः ये लागू हो, और जो लोग लागू नहीं करते हैं उसके ऊपर उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि जो 70 साल में जो कोटा हमारा पूरा नहीं हुआ, आप रिजर्वेशन हटाने की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि 70 साल में कोटा पूरा नहीं किया तो ये किसकी गलती है? ये हमारी गलती तो है नहीं जी चंद्रशेखर जी। तो कोटा नहीं पूरा किया, आज आप रिजर्वेशन बाधित कर रहे हैं जगह जगह जाकर के, तो इससे हमारे लोगों को कष्ट हो रहा है। रिजर्वेशन, पदोन्नति में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो और हम लोग इसको हर स्तर पे भारत सरकार के समक्ष उठाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार, कि भारत सरकार का ध्यान इस पर जाए, ताकि रिजर्वेशन का जो लाभ मिल रहा था वो समुचित रूप से लाभ हमारे कर्मचारियों को मिलता रहे, और पुरानी व्यवस्था जो लागू थी वो व्यवस्था लागू रहे, ताकि पूरी तरह से एक बार आप रिजर्वेशन लागू कर दीजिए ना, एक बार हमारा कोटा पूरा कर दीजिए, एक बार कोटा पूरा कर दीजिए, और उसके बाद आप रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं तो कर दीजिए। और ये रिजर्वेशन हमने मांगा तो था नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन नहीं मांगा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1932 में लंदन में अपने देश के दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों की स्थिति वहां पर रखने के कारण, वहां पर जो भी सभा थी उसने यह निर्णय दिया था कि इनको 2 वोट का अधिकार दिया जाएगा इसके बदले में, ताकि ये अपनी स्थिति सुधार सके, कम्युनल अवार्ड जिसको कहते हैं। और उसके बदले में महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन कर दिया कि दलितों को हम अधिकार लेने नहीं देंगे। तब वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देखा कि गांधी जी आमरण अनशन किए हुए हैं, वो तो लंबी कहानी में पूरे देश को ये चीजें मालूम है, पूना पैक्ट वहां पर हुआ। गांधी जी के प्राणों को बचाने के लिए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, दलितों के तरफ से, SC ST की तरफ से और सामान्य वर्गों की तरफ से महात्मा गांधी जी ने उस पर हस्ताक्षर किया था। तो क्या कारण है पूना पैक्ट आज तक इस देश में पूरी तरह से लागू नहीं हो सका? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो भी समझौते होते हैं, हमारे पूर्वजों ने अगर समझौते किए हैं तो उस समझौते को हमें मानना चाहिए, और अगर हम नहीं मानते हैं तो हम ये करते हैं कि हम अपने पूर्वजों के सही औलाद नहीं हैं। तो हम डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनका खून हमारे रगों में है और हम उनके वंशज हैं, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का समझौता किया हुआ, जो मजबूरी में ही उन्होंने किया था, लेकिन उनका किया हुआ समझौते को हम आज भी मानते हैं, पूना पैक्ट को। और हमने कम्युनल अवार्ड, 2 वोट और पृथक निर्वाचन का जो हमारा मांग था उसको हम लोगों ने वहां छोड़ करके और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, राजनीति में आरक्षण दिया, और जिसको आज बाधित किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत कष्ट की बात है। और हम ये पूरे देश में ये प्रचारित करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि बड़े नेता भी हमारी मांग को भारत सरकार के समक्ष रखें कि अगर आप रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं, पूना पैक्ट लागू नहीं करना चाहते हैं पूरी तरह से इस देश में, तब आप हमें जो जिसके बदले में पूना पैक्ट हुआ था,
जिसके बदले में पूना पैक्ट हुआ था, जिसके बदले में समझौता हुआ था दो समुदायों के बीच में, वो हमारी कीमती चीज जो थी कम्युनल अवार्ड, वो हमें वापस कर दिया जाए और आरक्षण अपना ले जाइए, अपने पास आप रखिए। लेकिन अगर वो चीज वापस नहीं होती है तब तक वो समझौता लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे रगों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खून है, तो सवर्णों के रगों में भी जो सवर्णों का खून है वो अपने बाप दादाओं के समझौते से क्यों भाग रहे हैं, ये गद्दारी कर रहे हैं अपने बाप दादा के समझौतों के साथ। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो इस देश में जो भी समझौता दो समुदायों के बीच में, दो सरकारों के बीच में, दो पक्षों के बीच में जो समझौता होता है वो पूरी तरह से लागू होना चाहिए। अन्यथा अगर वह लागू नहीं होता है, उसको आप नहीं मानते हैं, तो उसके पूर्व की जो स्थिति होती है वो लागू हो जाना चाहिए इस देश में, ताकि वो उसको न्याय मिल सके। मेरा इतना कहना है इस जी संबंध में। चंद्रशेखर जी, जरूर समझौते के अनुसार जो है कि ये जो SC ST जो है वर्ग, उसको जो है कि पूरा अधिकार तब मिलना चाहिए। चंद्रशेखर जी, आपने अपना कीमती समय दिया इस आवर वॉइस को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम।